हाय फ्रेंड्स, बायोनिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम BBYCT 131 में माइक्रोब्स के 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 3rd यूनिट बैक्टीरिया, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया Introduction. Bacteria in fossils form have been found in geological strata about 3.5 billion years ago, and they are almost 3 times as old as any organism known to have existed on Earth. क्या है, बैक्टीरिया जो है फॉसिल्स फॉर्म में वो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे एग्जिस्ट हुआ है उससे 3 गुना जो है 3 टाइम्स जो है वो ओल्ड है, उससे भी ज़्यादा ओल्ड है। अप्रॉक्सीमेट 5000 स्पीसीज रिकोगनाइज टुडे। जो इसकी 5000 स्पीसीज अब तक की जो है बैक्टीरिया की वो हम रिकोगनाइज कर चुके हैं। दीज फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट यू कैन थिंक। क्या है, ये जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं? दीज आर फाउंड इन प्लांट्स में हो सकते हैं, एनिमल्स में, एवरी टाइप ऑफ सॉइल, किसी भी तरह की जो सॉइल है उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में, आइस कैप्स, हॉट स्प्रिंग्स, हाइपरसेलाइन एनवायरनमेंट्स। दीज आर टू स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इनको जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसी एड की ज़रूरत होगी, जैसे हम माइक्रोस्कोप जो है इनको देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर मोस्ट अबंडेंट। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बैक्टीरिया। क्या है, जो लाइफ है अर्थ पे वो बैक्टीरिया के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दे मे पॉसिबल एनी ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फियर। नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं एटमॉस्फियर से, डिकम्पोजिशन होती है और प्रोडक्टिविटी एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। डिस्कवरी कैसे हुई? Microorganisms are omnipresent and have been found in different microenvironments for billions of the years. जो microorganisms है मतलब छोटे छोटे जो organisms है, omnipresent मतलब वो हर जगह पे present होते हैं, and have been found in different microenvironments, और हर तरह के environment में different types में जो है वो present होते हैं। However, prior to the invention of the microscope, there was no scientific proof of existence of microorganisms. अब क्या है कि जो माइक्रोस्कोप से पहले, माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुई उससे भी पहले जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है। पीरियड्स फ्रॉम 1857 टू 1910, जो 1857 से 1910 तक का जो बीच का पीरियड है वो क्या है, उसको हम गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या है ये, मतलब कि इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नेम्ड एज गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इसको हम गोल्डन एज का जो है पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा गया? क्योंकि इसी जो टाइम के बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी जो है स्टडी वो स्टार्ट की गई है, और ज़्यादा जो है उसमें देखा गया है कि कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं। इन 1676 में ल्यूवेनहॉक, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसमें उसने इनको जो है जो माइक्रो पार्टिकल्स थे उनको एनिमलक्यूल्स कहा था, जिनको हम बाद में एज अ प्रोटोजोआ जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। देन 1684 ल्यूवेनहॉक ने जो है बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। उसके बाद 1798 में एडवर्ड जीनर, उसने वैक्सीनेशन विद जो है कॉपॉक्स फॉर प्रिवेंटिंग द स्मॉल पॉक्स, उसने वैक्सीनेशन दी थी। देन उसके बाद जो है 1857 लुइस पास्चर ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बताया। देन 1861 में लुइस पास्चर ने प्रूफ ऑफ बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है उसको जो है प्रूफ किया। देन उसके बाद 1860 में
ल्यूइस पास्चर ने रोल ऑफ यीस्ट और जो है इन अल्कोहल फर्मेंटेशन की, अल्कोहल फर्मेंटेशन में यीस्ट का क्या रोल है उसके बारे में भी बताया। 1864 में ल्यूइस पास्चर ने पास्चराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया। देन 2000 में एडवर्ड डिलोंग, उसने डिस्कवरी ऑफ मेराइन आर्किया के बारे में बताया। 2002 में जो है जे सेलो एंड पॉल एवी एक्वाडर विनर, ये साइंटिस्ट थे जो उन्होंने सिंथेसिस ऑफ इन्फेक्शियस पोलियो वायरस फ्रॉम द बेसिक केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो है पोलियो वायरस का जो इन्फेक्शन था उसके बारे में जो है स्टडी किया। देन 2004 में जे क्रेज वेंटर ने, उसने क्या कहा, फर्स्ट लार्ज स्केल एनवायरमेंटल जीनोम दैट इज शॉटगन सीक्वेंसिंग ऑफ सर्गेसो सी के बारे में जो है, सर्गेसो सी पर जो है उसने उसके बारे में बताया गया। देन रॉबर्ट हुक जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की एंड ऑब्जर्व्ड माइन्यूट कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की स्लाइसेस में उसने माइन्यूट जो है पार्टिकल्स जो है कंपार्टमेंट्स वो ऑब्जर्व किए, जिनको उसने क्या नाम दिया, सेल। दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज सेल। Then visualization of microorganisms was made easier by development of more advanced microscopes and techniques like staining। तो जैसे ही अब उस टाइम पे जो है फर्स्ट टाइम उसने कंबाइंड माइक्रोस्कोप जो है वो दिया। देन उसके बाद जो विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए और भी ज़्यादा जो है टेक्निक्स आ गई, उसके बाद टेक्निक्स डेवलप होती गई और नए नए जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स है वो डेवलप होते गए। टेक्निक्स जैसे स्टेनिंग की हम बात करते हैं तो स्टेनिंग के थ्रू जो है वो विजुअलाइजेशन जो है वो ईजी हो जाता है। प्री 20th सेंचुरी, अब प्री 20th सेंचुरी की हम बात करेंगे कि जब क्या होता था, जब माइक्रोस्कोप्स नहीं भी थे उससे पहले जो है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता नहीं था लोगों को, उससे पहले भी लोग जो है वो उनके बारे में जो है कुछ प्रोसेसेस ऐसे थे जो उनको यूज़ करते थे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो बियर और वाइन की जो प्रोडक्शन थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। फूड्स वर प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग एंड एडिशन ऑफ सॉल्ट्स, जो फूड्स थे उनको बचाने के लिए उनको सुखाया जाता था और उनमें जो है वो सॉल्ट वगैरह जो हम ऐड करते थे। बट नो वन न्यू द रीज़न बिहाइंड द दीज प्रोसेसेस, पर किसी को ये जो प्रोसेसेस वो करते थे कि खाना क्यों ख़राब हो रहा है जो है, उसके बारे में किसी को इतना नॉलेज नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैन डिड नॉट न्यू द काज ऑफ डिजीजेज, जो डिजीजेज मैन में होती थी उनके बारे में भी जो है कोई काज जो है वो क्यों हो रही है उसके बारे में नहीं उनको नॉलेज थी। इट वॉज डेडिकेटेड एफर्ट्स बाय सम साइंटिस्ट, तो उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने हेल्प की कि कैसे कैसे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीज़ काज करते हैं या कैसे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के जो स्पॉयलेशन में, उसको हम देखते हैं। अब साइंटिस्ट की बात करते हैं, जैसे एंटन वैन ल्यूवेनहोक, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है। ही वॉज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड। वो एक डच मर्चेंट था और क्या था, उसके पास कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं थी, नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वो क्या था, एक ड्रैपर था, हैबरडैशर, एंड द ऑफिशियल वाइन टेस्टर ऑफ द डेफ्ट एंड अ प्लेस इन होलैंड। डेफ्ट जो है वो होलैंड में एक प्लेस है। क्या था, जो ल्यूवेनहोक था उसके पास ना तो कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी, वो एक सिंपल सी, जैसे वो हैबरडैशर था, हैबरडैशर मतलब एक सिंपल सी शॉप पे जो है वो वर्क करता था, जिसपे जो स्यूइंग मटेरियल के लिए जो शॉप्स होती है उस पर वर्क करता था। ही मेड लेंसेज टू मैग्नीफाई एंड इंस्पेक्ट द क्लोथ पीसीज। उसने मतलब लेंसेज जो है वो किसी और काम के लिए, जैसे क्लोथ पीसीज जो थे उनको जो है देखने के लिए, उनकी इंस्पेक्शन के लिए जो है वो मैग्नीफाइंग लेंसेज जो है वो बनाए। कंस्ट्रक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया विद डबल ग्लास लेंस हेल्ड बिटवीन 2 सिल्वर और ग्लास प्लेट्स। मेड मोर देन 250 माइक्रोस्कोप्स, उसने जो है 250 से ज़्यादा जो है वो माइक्रोस्कोप्स।
His letters in Dutch language were translated in English and published in the Proceedings of the Royal Society. उसके जो लेटर्स थे, जो ऑब्जर्वेशन थी, वो डच लैंग्वेज में थी, फिर उनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उनको पब्लिश किया गया इन द Proceedings of the Royal Society. He examined samples of river water, सलाइवा एंड फीसिस. फिर उसने जो है रिवर वाटर और सलाइवा और फीसिस जो है उनके ऊपर भी जो है उनके सैंपल्स पे वर्क किया. He was first person who saw both bacteria and protozoa. He called animalcules as very tiny living animals. ये जो एनिमल्स थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ये बहुत ये एनिमल्स जो है, जो इनका जो साइज था वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से उसने इनको एनिमल क्यूल बोला. देन उसके बाद लुइस पास्चर. Until 19th century, most common topic of scientific debate, जो 19th century तक जो साइंटिस्ट थे उनके मन में एक यही क्वेश्चन था कि जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ से आ रहे हैं. जो मेन टॉपिक था डिबेट का, दैट वाज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का क्या मतलब था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग मैटर से डेवलप होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड अराइज फ्रॉम spontaneously from non-living matter. It observed connection between organic growth and chemical changes. तो उसने क्या किया, केमिकल चेंजेस जो थी ऑर्गेनिक ग्रोथ पे, उसके बारे में उनको ऑब्जर्व किया, जिसमें उसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखा और जो है प्यूट्रीफेक्शन. फर्मेंटेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ वाइन कैसे हुई, और प्यूट्रीफेक्शन मतलब कि जो है डीकम्पोजिशन ऑफ मीट, उसके बारे में उसको ऑब्जर्व किया. देन उसने फर्मेंटेशन और जो है प्यूट्रीफेक्शन का जो प्रोसेस था वो उसको ऑब्जर्व किया. अब क्वेश्चन ये था, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं. तो एक जो साइंटिस्ट इटालियन फिजिशियन था फ्रांसिस्को रेडी, वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में जो है एविडेंस प्रूव किया था. उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. क्या किया उसने 3 जार लिए. 3 जार में उसने जो है मीट के जो टुकड़े थे वो डाल दिए. देन फर्स्ट जार जो था वो अनकवर्ड था उसमें, और सेकंड जो था वो सील्ड, और जो थर्ड था वो कवर्ड विद फाइन गॉज. उसको एक हल्के से कपड़े से कवर कर दिया. जो अनकवर्ड जार था उसमें क्या हुआ, फ्लाइज लेड एग्स ऑन मीट, क्योंकि उस पे जो वो कवर नहीं था, इसकी वजह से जो फ्लाइज थी उन्होंने जो मीट पे जो अपने एग्स ले कर दिए. जो सील्ड जार था उस पे कोई एग्स नहीं देखे गए, और जो कवर्ड था, जो फाइन गॉज के साथ कवर था, उसमें क्या था, फ्लाइज लेड एग. फ्लाइज ने एग्स तो ले कर दिए उस पे कवर के ऊपर, लेकिन वो जो एग्स थे वो मीट के साथ कांटेक्ट में नहीं आए. तो मतलब जो मीट पे था जो एग्स वो नहीं देखे गए. हेंस ही प्रूव्ड दैट मैगट्स जो है, जो फ्लाई के लार्वा थे जिसको हम मैगट्स बोलते हैं, कम्स फ्रॉम एग्स ऑफ फ्लाइज नॉट फ्रॉम द डिकेइंग मीट. तो जैसे ये देखिए, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जार था वो ओपन था, तो उसमें क्या हुआ, जो फ्लाइज थी वो मीट के ऊपर, ये मीट का टुकड़ा है, वो मीट के ऊपर जो है फ्लाइज ने एग्स जो है वो दे दिए, वो डायरेक्ट उनका कांटेक्ट हो गया. और जो सील्ड जार था जिसको सील किया था, तो उसमें क्या हुआ, जो फ्लाइज है वो एंटर नहीं कर पाई. और जो थर्ड था, जो गॉज कवर्ड जार था, उसमें क्या हुआ, जो फ्लाइज थी उन्होंने भी एग्स जो है वो इसके ऊपर, कवर के ऊपर तो एग्स ले हो गए, लेकिन वो मीट के कांटेक्ट में नहीं आए. ठीक है, तो जो लार्वा था वो वहां पे जो है वो पैदा नहीं हुआ. तो उसने क्या कहा कि जो फ्लाइज के जो एग्स हैं वो मतलब वो फ्लाइज से आए हैं, ना कि वो डिकेइंग मीट से आए हैं. मीट के ऊपर जो है वो एग्स पैदा नहीं हुए, वो फ्लाइज जो है वो बाहर से आई, तभी उसके ऊपर जो है वो एग्स जो है वो पैदा हुए. देन उसके बाद आया लेज़ेरो स्पेलांज़नी.
स्पेलेंजनी ने उसने क्या किया, उसने जो मीट ब्रोथ थी, उसको एक सीलिंग फ्लास्क में रख दिया, फिर उसको हीट किया लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि उसके जो माइक्रोब्स है वो डिस्ट्रॉय हो सके। तो उसने क्या देखा कि जो जब हीट किया उसने ब्रोथ को, मीट की ब्रोथ को, तो उसने देखा कि उसको हीट करने के बाद उस पर कोई भी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं हुई। तो उसके साथ भी फिर उसके बारे में कुछ पीपल्स ने ये कहा, कुछ पीपल बोल रहे थे कि उसकी वजह से जब उसको सील किया गया तो उसमें वहां पे क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। तो उस फ्लास्क में जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो जो जा रहा है उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं पैदा हुए। देन फिर जब लुइस पास्चर आया तो उसने ऐसी बात कह दी कि जिसके वजह से जो डिबेट थी उसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो जनरेशन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, उसको लेके उसकी जो पैदाइश को लेके जो भी डिबेट थी वो खत्म होगी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ही प्लेस न्यूट्रिएंट्स टू द लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क। उसने क्या किया, उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें क्या किया, उसने एक लॉन्ग नेक जो है वो फ्लास्क ली, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर दिए। Then he heated their necks in flame, drawing them in shape of a swan's neck, that is S-shaped curves. क्या हुआ फिर, वो जो फ्लास्क थी उसमें जब उसने वो मीट का सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया, तो क्या किया उसने, उसकी जो नेक थी वो एस शेप की नेक थी, जिसको स्वान्स नेक कहा गया, उसको जो है वो फ्लेम के साथ जो है हीट किया गया। देन हीटेड फ्लास्क टू बॉयल, तो फ्लास्क तो इतना हीट किया गया कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो बॉयल कर जाए, एंड अलाउ देम टू कूल, फिर उसको कूल करने के लिए रख दिया। देन एस शेप फ्लास्क प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर टू रीच द ब्रोथ। क्या है, अब जो एस शेप जो फ्लास्क है वो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको सॉल्यूशन तक पहुंचने में जो है वो प्रिवेंट करेगी, उसको रोक देगी सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। द सॉल्यूशन रिमेन्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी नेक पे जो है वो ट्रैप कर जाएंगे, वहां पे जमा हो जाएंगे। सॉल्यूशन रिमेन्ड स्टीराइल जो फॉर मेनी ईयर्स। क्या हुआ फिर, उसने क्या देखा कि बहुत टाइम तक ऐसा करने के पे जब उसको गर्म कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लास्क में एंटर नहीं कर पाए। तो उस सॉल्यूशन को उसने बहुत टाइम तक देखा कि उस मेनी ईयर्स तक वो है जो सॉल्यूशन वो स्टीराइल रहा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आई, जो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो नहीं डेवलप हुए। देन उसके बाद क्या किया उसने, फ्लास्क टिप्ड, उसने जो है वो फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। देन सॉल्यूशन कम इन कांटेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना टिल्ट किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी नेक पे जमा हुए थे वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या था, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ गए। इट डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्यों? क्योंकि जो है जब जैसे ही सॉल्यूशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आया तो जो क्या हुआ उसके बाद जो है जो सॉल्यूशन है वो खराब होना शुरू हो गया। इसने क्या किया, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको डिसअप्रूव कर दिया। कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग जो मटेरियल है उसके ऊपर जो है वो पैदा होते हैं, लेकिन ये थ्योरी जो थी वो डिसअप्रूव होगी। द कंट्रोवर्सी ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन गिव वे फॉर द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो उसके बाद जो है वो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो लिविंग सेल्स कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेड लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल है वो अगर पहले वहां पे लिविंग सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी पे जो है नए सेल्स जो है वो अराइज हो सकते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल पे जो है वो लिविंग सेल्स वो है नहीं डेवलप हो सकते। पास्चर गेव कंसेप्ट ऑफ पास्चराइजेशन, पास्चर ने पास्चराइजेशन का भी कंसेप्ट जो है दिया। उसमें क्या था कि उसने हीटेड द वाइन एंड बियर एट द मॉडरेट टेम्परेचर। तो उसने इस प्रोसेस में क्या था कि जो वाइन और बियर थी उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट किया, जिसके साथ क्या हुआ कि माइक्रोबियल जो ग्रोथ थी वो रुक गई। उसको कंट्रोल करने के लिए उसने मॉडरेट टेम्परेचर पे उसको हीट किया।
फिर उसके बाद उसने डेवलपमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन के बारे में भी उसने बताया। देन इनिशिएशन ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, जो जर्म थ्योरी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी, उसके साथ भी उसने जो है हमें उसकी इनिशिएशन जो है उसने दी। इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, उसकी जो है वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन डेवलप की उसने, उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसकी एप्रिसिएशन में जो उसका कंट्रीब्यूशन था वैक्सीन के वर्ल्ड में, उसकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो उसके नाम पे जो पास्चर इंस्टीट्यूट है पेरिस में वो एस्टेब्लिश किया गया। देन उसके बाद रॉबर्ट कोच, वो एक जर्मन फिजिशियन था। ही लेड फाउंडेशन ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी उसने उसकी जो है फाउंडेशन जो है लेकी। वर्कड ऑन डिजीज एंथ्रेक्स, जो उसने जो है एंथ्रेक्स डिजीज थी उसके ऊपर वर्क किया, जो दैट इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस इन कैटल एंड ह्यूमन। ही डिटेक्टेड बैसिली इन द ब्लड ऑफ डाइंग एनिमल्स, जो डाइंग एनिमल था, जो इस डिजीज से, एंथ्रेक्स डिजीज से जो एनिमल डाई कर रहा था उसके ब्लड में उसने जो है बैसिली वो डिटेक्ट किए। उसके बाद उसने जो है कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कौन कौन से? A specific microorganism is present in every diseased animal but absent in healthy one। जो अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज है या किसी एनिमल को कोई डिजीज है तो उसमें जो है उस डिजीज का स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, जबकि वो हेल्दी वन में नहीं होगा। The suspected microorganisms can be isolated from the host and grown in a pure culture। अगर होस्ट में जो भी सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम उस होस्ट से आइसोलेट करके बाहर निकाल सकते हैं और उसको अलग से जो है प्योर कल्चर में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सेम डिजीज रिजल्ट्स व्हेन इट इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी वन बट ससेप्टिबल होस्ट। क्या है, अगर उसको उसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसी हेल्दी वन में जो है उसको एंटर करवाएंगे, फिर भी जो उसका रिजल्ट है वो डिजीज जो है वो सेम ही जो है वो उसमें काज होगी। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड होस्ट, जो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज होस्ट से आइसोलेट किया जा सकता है। एंड कल्चर अंडर लेबोरेटरी, कुछ जो है ऐसे भी है जो हम जिसको हम अंडर मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में भी हम कल्चर कर सकते हैं। इट वुड बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल, वो ओरिजिनल के साथ जो है वो पूरा मैच करेगा। उसके बाद मार्टिनस बीजरिंग का आया, उसने क्या कहा, उसने जो है बायोकेमिकल रोल ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताया कि बायोकेमिकली जो है माइक्रोब्स का क्या रोल है। देन उसके बाद एली मैचनिकॉफ आया, वो एक जोलॉजिस्ट था। ही हैज अ कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी में जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट है ट्रांजिशन इनटू 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी जो थी उसमें जो है कौन कौन से साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी में। अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीब्यूटर्स हेल्प्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सच एज कीमोथेरेपी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स। देन जोसेफ लिसर, उसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इन 1840, उसने एनेस्थीसिया को इंट्रोड्यूस कराया 1840 में, जिसको जो है सर्जरी के टाइम यूज किया जाता है। देन पॉल एरलिच, उसने दैट कॉइंड द टर्म कीमोथेरेपी, उसने कीमोथेरेपी की जो टर्म थी उस वो दी। फिर उसको जो है इस एंटीबॉडी फॉर्मेशन के जो है अगेंस्ट टॉक्सिन, उसके लिए उसको जो है 1908 में नोबेल प्राइज मिला। देन उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्वेंशन ऑफ पेंसिलिन की जो है इन्वेंशन थी। ये पेंसिलिन की इन्वेंशन के लिए जो है उसके साथ जो उसके को साइंटिस्ट थे फ्लोरे, चेन और फ्लेमिंग, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज जो है दिया गया इन 1945। देन सेल्मन वॉक्समैन,
उसको उसने जो था उसका वर्क जो था वो एंटीबायोटिक के लिए था इन 1941। उसने एंटीबायोटिक के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन दी इन 1941। तो ये अभी तक जो था वो जो है कि डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे बैक्टीरिया जो है वो कैसे कैसे डेवलप हुए। देन उसके बाद अब हम करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो है, बैक्टीरियल सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो है बेस जो है वो किसी भी बॉडी का वो सेल है। दिस इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन that serve as its limiting boundary. It contains hereditary material। ये जो है वो hereditary material जो है वो contain करता है। आर्कियल और यूकैरियोटिक जो बैक्टीरियल सेल और जो बैक्टीरियल सेल है that use ATP for the energy for various kinds of work। ये जो सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स है या जो यूकैरियोटिक सेल्स है या आर्कियल है, तो वो क्या है, एटीपी को एज एनर्जी के लिए यूज कर दे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न अमंग लिविंग सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोट्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है जो सेल्स का वो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक सेल्स से वो डिफरेंट है। अब हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बिफोर न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ये जो है स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स से स्मॉलर होते हैं साइज में, सिंपलर होते हैं। लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है वो इनमें जो एब्सेंस होती है, जैसे न्यूक्लियस मान लो, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो इनमें एब्सेंट होगी। डीएनए कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। इनमें जो डीएनए होता है वो सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करता है। न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसमें इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए वो एक जो रीजन होता है वहां पे उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। फेयरली रिजिड केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। इनके पास क्या होती है, जो एक रिजिड सेल वॉल होती है और वो जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। डीएनए फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है लाई करता है। नो मेम्ब्रेन सराउंड्स द डीएनए। डीएनए के सराउंडिंग अराउंड जो है कोई भी जो मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज सेल्स कैन बी फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और मूवमेंट के लिए इनमें जो है वो फ्लैजेला या फिर पाइली होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिसको हम जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस। इसमें जो है न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड होता है और ये जो है 15 टाइम्स वाइडर देन प्रोकैरियोट्स। ये मतलब प्रोकैरियोट से 15 टाइम जो है वो लार्ज होते हैं, वाइडर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल मे और मे नॉट प्रेजेंट। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। डीएनए स्टोर्ड इन सेल न्यूक्लियस। जो डीएनए है वो सेल न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है। क्या था, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें जो डीएनए था वो ओपनली लाई करता था, फ्रीली लाई करता था, लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस में क्लोज्ड है। डीएनए कंटेन 1 और मोर क्रोमोसोम्स। उसमें 1 क्रोमोसोम था और इसमें जो है 1 और या फिर मोर क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए में होते हैं। और मूवमेंट के लिए इनमें सिलिया या फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये है सेल मेम्ब्रेन और इसमें जो है वो ये जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये है राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्जी ऑपरेटस इसमें प्रेजेंट है। इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलिज है वो प्रेजेंट है। और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या है, इसमें जो है ये न्यूक्लियोइड है, उसमें न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, और इसमें जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है
और ये इसमें जो है वो फ्लैजेला जो मूवमेंट के लिए वो प्रेजेंट है, और ये जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन है, और इनमें जो है वो रिजिड होते हैं, ये सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। देन अब हमने जैसे हम जानते हैं कि जो सेलुलर रेवोल्यूशन है उसमें जो है हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जो होती हैं, तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल जो एंसेस्टर है वो मतलब जो बैक्टीरिया, 3 डोमेन्स जो है बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया, ये सारी जो है एक इनका रूट जो है वो एक ही है, और ये 3 जो इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ है। इस टॉपिक्स के बेस पे जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।